और ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ। इसमें मेरे बाल बड़े हुए हैं। आज भी नहीं आया ना ये शेप, धोखे बाल। उससे भूखी छीन ले, सही कह रही। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने बड़ी मेहनत से ढूंढा है, लाओ दे दो, आप ही का करा देते पहले, है ना। लिखो जरा। एक बार स्क्रीन में देख के बताना, ऊपर तक आ रहा है पूरा? थोड़ा सा रह रहा है। इफ अल्फा बीटा, लिखो, इफ अल्फा बीटा आर zeros of, if alpha beta are zeros of polynomial, मैंने तो देख लिया, आपने देखा नहीं देखा, आप बताओ। बात पता है क्या है, हार गए। देख लो, वही तो, सोचो आप एक बार। आज मैं इंस्टा चला रहा था तो मैंने एक लाइन पढ़ ली, फिर मुझे आपकी याद आई। CSK आउट ऑफ द सीजन, थाला फॉर अ रीजन। बोलो। कोई बात, सबने तो तुम ही देख रहे थे घर पे। चलो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की ना, थोड़ा सा टाइम दो, ले लो टाइम, ले लो, है ना। फिर आपने वीडियो देखा, ऐसे मैं दूसरे बच्चे से सुन रहा हूँ, मतलब ऐसा क्या क्या डिफरेंस महसूस हो जाता है। वर्ड्स भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, चल भी वही सब रहा है। ये तो दिक्कत है। तुम तुम मेरे वॉच आवर्स कम कर रहे हो, बहुत नुकसान हो रहा है तुम्हारी वजह से। बहुत ज्यादा हिल रही है। एक बार ना घर जाके ना 5 मिनट के लिए, जो कल वीडियो बनाई थी हमने, कल कौन सी क्लास करी थी, साइंस की, वो क्वेश्चंस वाली, उसमें ऐसा कोई टॉपिक चला ना जिसमें मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ, वो चेक करना। कल मैंने एक नया सेटिंग करा था स्टेबल वाला, तो मैंने आज हटा दिया वैसे उसे, क्योंकि कल जो वाइट बैकग्राउंड था ना वो बड़ा खराब आ रहा था वीडियो। वो पता है क्यों हिलता है ना, वो जनरली जैसे ये पंखा चल रहा होता है, अब ये लटक रहा है, ये देखो ये हिलता दिख रहा है आपको। अब जब तक ये मूव होता रहेगा ना तो ये भी थोड़ा सा हिलता रहेगा। अब मैं इसको कहीं या तो फंसा देता हूँ, नहीं इसमें वो है, लेकिन अगर ये यहाँ से निकल गया ना तो बहुत तेज निकलेगा। फोन पे लगा दूं, अब ठीक है, अब देखो हिलेगा तो नहीं है ना, अगर उस वजह से हिल रहा होगा, हिल रहा है, ये पूरी स्टिक ही हिल रही है। नहीं स्टिक तो है भी है, पंखा बहुत तेज चल रहा है ना, अभी बहुत तेज हिला ये। वो तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ाते हैं ना, ए एन और दा, किसी यूनिक चीज के सामने दा लगाया जाता है, तो अभी मेरे फोन के आगे भी लग जाता। चलिए आंसर बोलो। 3/5 और सेकंड का -5। ठीक है कोशिश करते हैं।
देखिए अरे सुन लो, अल्फा मैंने बोला जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा -5/5 कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1, माइनस बी बाय होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 1a5। तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, राइट। नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बोलो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा मतलब 1/5, -1 का स्क्वायर +1 -2/5, एलसीएम ले लेंगे आ जाएगा 5 -2 3/5। करेक्ट है। नेक्स्ट तो आसान था, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, नॉट फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर वाज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड इज अल्फा -1 मतलब 1/अल्फा, बीटा -1 यानी 1/बीटा, एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, बोलो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा। आराम से देख लो, यही डाउट था आपका, क्लियर है, किसी स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। किसी और बच्चे का अगर कोई डाउट है तो पहले अपने डाउट्स पूछ लो, और डाउट नहीं है तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। कल ही पेपर है, हाँ तो देखो साइंस का है, अच्छा नहीं मैथ्स का होता तो मैं बोलता तुम्हें शायद ये क्वेश्चन आ जाए जो भी कराने वाला हूँ मैं, 7 को है ना, हाँ तो ये वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो काफी बार ना यू विल गेट सम क्वेश्चन इन विच देयर विल बी अ पॉलिनोमियल एंड उस पॉलिनोमियल के अंदर ना कोई एक मिसिंग टर्म होगा, जैसे k गिवन होगा, तो दे विल आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी कहा था, k फाइंड करना था लेकिन वहां 0 गिवन था, यहाँ 2 कंडीशंस गिवन होंगी, बहुत ध्यान से सुनना क्या वो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन होगी 1 0, पहली कंडीशन होगी दैट 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, और दूसरी कंडीशन होगी 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। और गाइस दोनों ही कंडीशन में ना क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा फाइंड दोनों ही कंडीशन में क्वेश्चन होगा फाइंड के, यानी एक मिसिंग टर्म होगी, वो मिसिंग टर्म फाइंड करने को बोलेगा, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब वो रेसिप्रोकल कह रहा है तो ऑब्वियसली बात है पहला 0 अगर अल्फा है तो दूसरा 0 क्या होगा, 1/अल्फा। भाई अल्फा मतलब अल्फा बाय 1, अल्फा मतलब अल्फा बाय 1, रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा, अल्फा बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। भाई नहीं समझ पा रहे हो क्या बात, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो अगर मेरे को यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस केस में आपको यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसके इक्वल होता है, c/a। सर क्यों, भाई रीजन बहुत सिंपल है, पहला 0 अल्फा है, प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा 0 क्या है, 1/अल्फा, और अल्फा इंटू 1/अल्फा किसके इक्वल होगा, c/a। बोलो अल्फा से अल्फा कैंसिल, मुझे 0 की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा आंसर मिल गया 1 = c/a। बोलो 1 = c/a, इजी हो गया सॉल्व करने में। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें बोले 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, तो उस केस में वी विल ऑलवेज बी यूजिंग
द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी क्वेश्चन देखो ना, बड़ा मजा आएगा आपको देखकर कि हाँ ये तो फटाफट हो गया। अगर मैं पहले क्वेश्चन देता ना, बड़े परेशान होते क्वेश्चन करने में, अब देखना कितना जल्दी हो जाएगा। अब कह रहे 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो भाई अगर पहला जीरो अल्फा है तो बोलो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। इस केस में हम यूज करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस। क्या यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोस। गाइस याद रखना है, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। नाउ सर व्हाट इज द रीजन, रीजन भी तो बताना चाहिए भाई। अगर पहला जीरो अल्फा है और इसका मैं सम करूं माइनस अल्फा के साथ, तो किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाय ए। बोलो प्लस माइनस 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 बी बाय ए, बोलो कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, जीरो। क्या मुझे दोबारा से अल्फा की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो मेरे को अल्फा निकालना ही नहीं पड़ेगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं इससे बढ़िया, इतनी मेहनत करने से बढ़िया, मैं गाइस सिर्फ ये याद रखना चाहता हूं कि अगर मुझे बोले 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करूंगा। और अगर मुझे बोले 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, तो मैं सम ऑफ जीरोस यूज करूंगा। इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लो, फिर दोनों पे ना एक एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था आपको 21/4 वाला, वो क्वेश्चन अच्छे से करना सब लोग। नोट डाउन हो गया सबका, जल्दी जल्दी करो। पूछो पूछो। अगर प्रोडक्ट करते तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा क्या होता, माइनस अल्फा स्क्वायर। अब नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में और बढ़ गया क्वेश्चन। लिख दो, एक क्वेश्चन लिख दो, करोगे? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। If 1 0 of 3x square plus 8k, 3x square plus 8x plus k is reciprocal of other, find k। करो फटाफट करो।
बोलो क्या वैल्यू आ रही है? 3 आ रही है, वेरी गुड। बाकी सब भी बताओ भाई, 3 आ रही है क्या? इतनी देर का काम नहीं था गाइस, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। चलो देखते हैं, कह रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जैसे ही मैंने पढ़ा 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो मैंने कहा लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। लेट द जीरोस बी अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। एंड फॉर रेसिप्रोकल हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है हमेशा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होता है? C by A. What is the product of 0? Alpha into 1 by alpha, that will be equal to C. What is the value of C, guys? K. And what is the value of A? 3. That get cancels out. 1 is equal to K over 3. 3 will go there and the value of K comes out to be 3. As simple as this. बताओ डिफिकल्ट लग रहा है तो? डन। इसको हम वो नहीं कर सकते क्या? वो करते ना, एनोनेट करते, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इससे हो जाएगा क्या? क्या हुआ? जाओ जाओ, बताओ यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट लग रहा है तो बोलो। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे क्या? यार इसको बड़ा करने का कोई तरीका ही नहीं है, पता नहीं। राइट में कर देते हैं ना। बोलो ठीक है, बड़ा तो नहीं करना। और दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा? आप बोलो। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा तो अब इससे बड़ा नहीं कर सकता हूं मैं। अब मैं पढ़ूंगा तो सुन लेना। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आपको kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k, अगर इसका सम ऑफ जीरोस इक्वल है इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, सम ऑफ जीरोस इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो कह रहा है k की वैल्यू निकालो। मैंने कहा सर सम ऑफ जीरोस मतलब माइनस b बाई ए। बोलो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c बाई ए। बोलो a से a कैंसिल, माइनस b, b की वैल्यू बोलो 2, c की वैल्यू बोलो 3k, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो बोलो k की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3, -2/3। ये ऑप्शन पहले हिल नहीं रहा था। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है?
ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, किसके जीरोस हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बोलो क्या करना पड़ेगा पहले? अरे जल्दी जल्दी बताओ। अल्फा बीटा, ऊपर बोलो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है? 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। क्या 1 लिखने की जरूरत है? नहीं। अल्फा बीटा, बोलो अल्फा, अल्फा बीटा मतलब सी बाय ए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? 1। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? 1। 1 लिखने की जरूरत है? नहीं। क्या वैल्यू आ रही है? -2। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत लगी यहाँ तक? कोई भी दिक्कत लगी यहाँ तक? नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जगह कम है, अगली बात थोड़ा कोने से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अरे बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा क्या? बिल्कुल। सी क्या होता है? माइनस बी बाय ए। माइनस बी, बोलो बी की वैल्यू कितनी है? -13। ए की वैल्यू 2, कैंसिल, कितना आ गया? 13/2। फोर्थ क्वेश्चन देखो। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये मैंने करा दिया आपको लास्ट क्लास में, नहीं कराऊंगा। थर्ड वापस, अरे थर्ड, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है? -13। ए की वैल्यू कितनी है? 2। माइनस से माइनस कैंसिल, 13/2। क्या दिक्कत आ रही है? बातों में लगे? मैंने सुना नहीं था और दिख नहीं रहा था, दोनों बातों में कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ करवा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव 3। पहले तो ये आपके सिलेबस में नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं? डिग्री के। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 3। अगर डिग्री 3 तो जीरोस भी 3। आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ। अब मुझे बताओ 6th क्वेश्चन देखो जल्दी से। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, ये वही है, कर लेना खुद से। 7 देखो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरो whose zeros is -5 and product is 6. Sum of zeros, 7th क्वेश्चन, is -5 and product is 6। मैंने कहा भाई हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस कितना है? -5। बोलो माइनस माइनस प्लस, एस एक्स प्लस क्या होता है? पी। पी कितना है? 6। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8th देख लेते हैं। अच्छा मानो ऑप्शन ए होता ही नहीं, ऑप्शन ए नहीं होता, लेकिन इसकी जगह क्या ये ऑप्शन होता? अगर 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तो बोलो ये ऑप्शन ठीक होता है गलत होता? सही होता, क्योंकि सबको किससे मल्टीप्लाई करा है? 2 से। अच्छा अगर इसकी जगह ये हो जाता -x स्क्वायर -5x -6, तो सही होता गलत होता? सही होता। -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है बिल्कुल। 8 देखो, इफ 1, ये तो 8 तभी भी हमने करा, यही तो करा है। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो सी हो सकता था। सी कैसे हो सकता है? सी में सबके साइन अपोजिट थोड़ा ना है, सिर्फ इस और इसके बदले ये थोड़ा ना बदला। सी में एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव होता तो सी भी सही होता। 8 हमने कर लिया है। 9th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है और काफी बार ये आपको मिलेगा भी। करवा दूं? अलग से पेज पे करा देता हूँ। पॉलिनोमियल देख लो, एक्स स्क्वायर -3x माइनस m प्लस 3।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। कह रहा है इसके जीरोस निकालो। अब जीरोस तो हमें एक ही तरीके से निकालने आते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसकी मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करूं? मैंने कहा चलो कोशिश तो करेंगे हम। मैंने कहा सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसेस क्या होता है ना, सुन लो सर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रोसेस होता है, आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से पहले क्या करते हो, मल्टीप्लाई। कमाल है। चलो देखते हैं इसे, छोड़ दो इन बातों को। -1 इंटू, अच्छा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -m प्लस 3। गाइस उसके बाद हाँ बताओ, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ। नहीं मैं तो स्क्वायर को तो मैंने आज तक कंसीडर नहीं करा, मैं तो हमेशा नंबर को ही कंसीडर करके करा। कभी आपने देखा मुझे कि नंबर्स वाले टर्म में भी मैंने बोला एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो? कौन सी पूरी टर्म को? नहीं ये माइनस हो रहा है इसमें से। अगर ये ऐसे ब्रैकेट में होता तो मल्टीप्लाई में होता, ये माइनस हो रहा है। दिस इज द स्क्वायर वाला टर्म, दिस इज द सिंगल पावर वाला टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। हाँ वो सिर्फ m के साथ मल्टीप्लाई होता ना। अब सुन लो मेरी बात, मैं आपके लिए काम बड़ा आसान कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो एक बार। इसके बाद जब नंबर आते हैं तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन समझो ना एक बार होता क्या है। फैक्टराइजेशन मतलब कि आप ऐसे नंबर निकालो जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो वही नंबर आ जाए। मैंने कहा अब इसके फैक्टर क्या है, तो सर यहां मल्टीप्लाई हो तो रहा है, एक तो m है, एक तो m है, एक है सर m प्लस 3 और एक और फैक्टर है, बोलो क्या है, 1 नहीं है, -1। क्या है, -1 है। अब अगर यहाँ पे 3 नंबर होते हैं, मान लो इधर 12 था तो 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, तो किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करते हो, थर्ड को अकेला लेते हैं, ऐसे करते हो। अब यहां पर मुझे बीच में क्या लेकर आना है, -3। क्या लेकर आना है, -3। अगर 3 को नेगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली बात है इस टर्म के आगे क्या चाहिए, माइनस। तो क्या मैं ऐसा कर लूं, पहला फैक्टर ले लूं m और दूसरा फैक्टर ले लूं -m प्लस 3। क्या इनको प्लस करके या माइनस करके -3 आ सकता है? क्या इन दोनों फैक्टर्स को, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को प्लस करके या माइनस करके -3 आ सकता है? मैंने कहा सर ये तो m है, आप इसके अंदर ये पूरी टर्म ऐड कर दो। अगर माइनस है तो दोनों का साइन चेंज, क्या बनेगा, माइनस का m और क्या बनेगा, माइनस का 3 प्लस m से माइनस m क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, -3। क्या मुझे यहाँ -3 चाहिए? यस भाई, आप याद करो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो, आप पहली टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, फिर दो ऐसे फैक्टर बनाते हो जिसे प्लस करके या माइनस करके बीच वाली टर्म आ रही हो। मैंने कहा यहाँ पे ये दो फैक्टर क्या बन रहे हैं, पहला फैक्टर बन रहा है m और दूसरा फैक्टर बन रहा है -m प्लस 3। जब मैं इन दोनों को प्लस नहीं या माइनस, क्या करना पड़ रहा है, प्लस। क्या करना पड़ रहा है, प्लस। जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ऐड करके मेरा क्या बच रहा है, -3। किसी को लगे सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अरे भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, तो इसको थोड़ा घुमा दो और आसान कर देता हूं आपके लिए। आपको ये समझ में आया होगा, पहला फैक्टर बन रहा है -m प्लस 3 और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है, m। क्या बन रहा है, m। माइनस है तो दोनों का साइन चेंज, इसमें क्या कर दो, इसको प्लस कर दो। बताओ क्या बचा, -3। क्या बचा, -3। आगे लिखने से थोड़ा ज्यादा आसान दिख रहा है। और क्या चाहिए था, -3। यानी मुझे पता लगा कि सर आपका जो पहला फैक्टर है ना वो है -m प्लस 3
और दूसरा फैक्टर है वो क्या है, m। अब लिखो जरा, पहली टर्म तो एज इट इज, इस वाली टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ m प्लस 3, और मैं साथ में एक्स्ट्रा क्या लगाता हूं हमेशा, x। बोलो उसमें क्या लिखेंगे, प्लस m के साथ क्या लगेगा, x। क्या बचेगा, माइनस ऑफ m प्लस 3। अगर आपने फैक्टर बना लिए ना तो काम हो गया। और एक चीज और बताता हूं, जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, यही वैल्यूज आएंगी हमेशा, m की टर्म्स में ही आएगी और यही आएगी, माइनस ऑफ m प्लस 3 हमेशा। आप मुझे बताओ, ये दोनों टर्म में से आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? क्या कुछ ऐसा है जो दोनों के पास है? सर x है, x कॉमन ले लिया, बोलो क्या बचा, x बचा, माइनस x कॉमन चला गया, क्या बचा, m प्लस 3। कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी को यहाँ तक? अब ये दोनों टर्म को देखो जरा ध्यान से, बोलो इन दोनों टर्म के पास क्या है, सर m है। अगर मैं m कॉमन निकाल लूं, अगर मैं m को कॉमन निकाल दूं तो बताओ क्या बचा, इसमें से m क्या बचा, x, माइनस m चला गया, क्या बचा, m प्लस 3। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज चाहिए थी, आ गई है। ये क्या बचा, x प्लस m, दोनों को किसके इक्वल रख देंगे, 0। x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस m इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस m, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस 3। आराम से देखो, और अगर कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, फिर से एक बार दोबारा बता दें। देखो भाई आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, नया है, डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, नया है तो परेशानी क्रिएट करेगा ही करेगा। देखो आप सबसे पहले मिडिल टर्म रीडिंग में क्या करते हो, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो। आपने इन्हें मल्टीप्लाई करा, आपको मल्टीप्लाई करके मिला m ब्रैकेट m प्लस 3 माइनस का, क्यों, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म खुद आ जाएगी। अब इनके फैक्टर बनाने, फैक्टर मतलब ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई कर यही नंबर आ रहा हो। तो मैंने कहा भाई मेरे को दिख रहा है एक फैक्टर इसका m है, दूसरा फैक्टर क्या है, m प्लस 3, और एक चीज और बच रखी है माइनस का साइन, तो माइनस का मैंने क्या ले लिया, -1। तो मैंने इसको तोड़कर लिखा, मैंने कहा ये ऐसे है। अब मुझे तो पेयर चाहिए होता सिर्फ, तो मैंने कहा या तो ये माइनस इसके साथ जाएगा, ये माइनस उसके साथ जाएगा। मैंने कहा मुझे बीच में चाहिए क्या, -3। क्या चाहिए, -3, यानी मुझे ये 3 नेगेटिव में चाहिए। नेगेटिव में कब बनेगा, जब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, -1। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, बोलो क्या आया, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लग गया और m प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस m प्लस 3, और ये क्या बचा, m, क्या बचा, m। अब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो क्या ये टर्म बन जाएगी, हाँ। अब अगला सवाल है कि मल्टीप्लाई करके तो वो आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। अब मैंने कहा आप इनको माइनस करना चाहोगे प्लस करना चाहोगे, मैंने कहा इन दोनों को क्या करके देख लो आप एक बार, प्लस। बोलो माइनस का m माइनस का 3, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, और ये कैसा m है, प्लस का, m से m कैंसिल, क्या बचा, -3। क्या ये बीच वाली टर्म ही बच रही है, यस। यानी कि ये जो मैंने फैक्टर बनाए थे, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, ये फैक्टर बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं। यहां तक बात समझ में आई। अब इन्हीं फैक्टरों को उठाकर मैंने वहां लिखा, पहला फैक्टर मेरा बना था माइनस ऑफ m प्लस 3, मैंने लिखा माइनस ऑफ m प्लस 3, बस साथ में क्या लगा दिया, x लगा दिया। दूसरा फैक्टर क्या बना था, m, मैंने m लिखा और m के साथ क्या लगा दिया, x लगा दिया। अब आगे के स्टेप्स में क्या करना है, कॉमन लेना, वो भी समझाऊंगा, लेकिन मुझे बताओ ये वाला स्टेप आपको समझ में आया पक्का? और कोई बच्चा जिसको इस स्टेप में अभी भी डाउट लग रहा हो बताओ, एक बार दोबारा समझाऊंगा मैं। आयुष क्लियर है बिल्कुल, अर्नव बिल्कुल क्लियर है, पिया श्योर? एक बार दोबारा बता दो, आप क्या कह रहे हो प्रत्युष? देखो फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, आप फैक्टराइजेशन से पहले क्या करते हो, आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट और लास्ट टर्म को, यानी आप a और c को मल्टीप्लाई करते हो। a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस टर्म में से ऐसे दो फैक्टर निकालने होते हैं, यानी ऐसा एक पेयर निकालना होता है जिसे प्लस करो या माइनस करो तो बीच वाली टर्म बन जाए, बीच वाली टर्म बन जाए। मैंने कहा इसके पास है ही क्या, इसके पास एक तो m है,
और दूसरा क्या है m+3 है, और साथ में माइनस का साइन है, साथ में माइनस का साइन है। या तो ये माइनस इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। मैंने कहा जरूरत किसको है, यहाँ पे 3 कैसे चाहिए, माइनस का। अरे अगर मानो प्लस का चाहिए होता, मान लो प्लस का चाहिए होता, तो मैं क्या करता ना, मैं ये माइनस इसको दे देता, तो मैं क्या लिखता, -m प्लस m+3। बोलो कैंसिल कर करके आ जाता प्लस का 3, लेकिन मुझे प्लस का 3 नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, माइनस का 3। तो मैंने कहा अरे नहीं सर, ये आपने गड़बड़ कर दी, आप इसके आगे माइनस मत लगाओ, आप माइनस किसके आगे लगाओ, इसके आगे। अब बोलो अगर इसके आगे माइनस है तो अंदर दोनों के साइन चेंज, क्या बनेगा, -m -3। अब मुझे m को गायब करना है, मुझे सिर्फ 3 चाहिए, तो ये वाला m कैसा चाहिए, प्लस में, तो प्लस में लगा दिया। बोलो कैंसिल करके बात बन रही है, यस -3 आ रहा है। तो मैंने कहा मेरा ये तो हो गया पहला फैक्टर, और ये हो गया मेरा दूसरा फैक्टर। तो मैंने कहा लिखो m -m+3, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, -m+3, और साथ में क्या लगा दिया, x। और दूसरा क्या लिख दिया, ये m, यार कैसा, ये वाला m था ना, ये वाला, हाँ ये रहा, ये वाला m, तो ये m और इसके साथ क्या लग गया, x। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर कोई mx को पहले लिख दे और -m+3x को बाद में लिख दे, कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही है, सेम तरीके से आंसर चलेगा। अब इसके बाद का स्टेप समझो, इन दोनों ही टर्म्स के पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, x को बाहर निकाला, x² में से एक x चला गया, क्या बचा, x। इस पूरी टर्म में से x बाहर चला गया, क्या बचा, -m+3। यहाँ देखो इसके पास भी m है और इसके पास भी m है, मैंने दोनों में से m को बाहर निकाल दिया, m चला गया तो क्या बचा, x, m चला गया, माइनस का साइन एज इट इज, और क्या बच गया, m+3। अभी ये भी x -m+3 है, ये भी x -m+3 है, दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या बचा, x + m, क्या बचा, x + m। अब दोनों को 0 का इक्वल रखेंगे, ये यहाँ पूरी टर्म माइनस की उधर जाएगी, पूरी टर्म कैसी हो जाएगी, प्लस की है, प्लस m आ जाएगा माइनस। बताओ कोई दिक्कत। तो पहला 0 क्या आ रहा है, m+3, और 0 दूसरा 0 क्या आ रहा है, -m, m+3 और -m, m+3 और -m। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक नंबर में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। अच्छा अगर एक नंबर के लिए ही आ जाए, मान लो आ ही गया, तुक्का क्यों मारोगे, मैं बताऊंगा ना तुम्हें, तुक्का नहीं मारोगे। आपके पास पॉलिनोमियल है x² - 3x -m+3। 0 क्या होता है, 0 वो वैल्यू होती है जो यहाँ पुट करके आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। मैंने कहा सर देखो, 2 ऑप्शन में ना +m आ रहा है और 2 ऑप्शन में क्या आ रहा है, -m। 2 ऑप्शन में क्या आ रहा है, +m, और 2 ऑप्शन में क्या आ रहा है, -m। आप पहले m पुट करो, x की जगह m पुट करो, बोलो क्या बना, m², बोलो क्या बना, 3m, m -m -m², माइनस प्लस माइनस का 3m, m² से m² कैंसिल, क्या बचा, 6m। सर ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, जिनमें m आ रहा है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए था, 0। अच्छा क्या मैं -m रखता तो 0 आ जाता, वैसे मुझे पता है आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जरूर आएगा, बस सर रख लो। ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, इधर चले हम। मैंने कहा सर -m रख के देखो, बोलो -m² -3 × -m, ये था एज इट इज। अब मेरी मदद करो ना, -m² + m², क्योंकि भाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस का 3m, -m × m -m² माइनस का 3m। बोलो +m² से -m², आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि सर आपका पहला ऑप्शन गलत है, आपका तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरे और तीसरे में से, दूसरे और चौथे में से कोई सही है। अब क्या करो, अब m+3 पुट करके देखो, अगर m+3 पुट करके आंसर आ जाता तो ये सही है, नहीं आता तो ये सही है। बोलो बात समझ गए सब, इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो जो मैंने प्रोसेस समझाया आना जरूरी है, ये तो निकालना पड़ेगा। 2-3 नंबर में आ गया तो हाँ गलत है। MCQs में खुद सॉल्व नहीं करना, ओनली आंसर्स। ये काम पीछे करोगे सीधा आंसर लिखोगे, ये बात तो फिक्स है ना। हाँ रफ में ही करना है, फेयर में करके दिखाना, सीधा ऑप्शन लिखेंगे। ये नहीं करना है आपको। ये वैनिशेस का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 ले आना। वो डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन था, पहले हुआ करता था सिलेबस में, एक एक्सरसाइज 2.3 होती थी, अब नहीं है।
तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस में नहीं है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन, बोलो। मैं आपसे अगर ये शेयर कर दूं फोटोज, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अरे बोलो भाई, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? एलसीएम लोगे और वैल्यूज पुट करोगे। ये भाई आप होमवर्क में करने वाले हो। छोड़ दो, आगे आ जाओ। कह रहा है इफ द, अरे बातें नहीं करो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको 2x क्यूब है, क्या क्यूब है, छोड़ दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस, इस स्टेटमेंट को पढ़ के ना मैं आपके आगे दो चीजें लिख रहा हूं, बोलो कौन सी सही? सेकंड, सोनल बोलो सोनल। अरे तुम्हारे सामने स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है? इफ द स्क्वायर, स्क्वायर करो किसका? डिफरेंस ऑफ जीरोस, तो पहले क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस ऑफ जीरोस करना पड़ेगा, यानी डिफरेंस करोगे और बाद में क्या करोगे? स्क्वायर, तो पहला बिल्कुल गलत है। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 144, ये किसके इक्वल है? 144 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू निकालो। मैंने कहा सर सम ऑफ जीरोस होता तो हम यूं कर देते, अब डिफरेंस ऑफ जीरोस हमें नहीं पता है। वैसे मैं चाहूं तो मैं अभी आपको एक फॉर्मूला